वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एस्थमा। एस्थमा को ब्रोंकियल एस्थमा भी बोलते हैं। एस्थमा या फिर ब्रोंकियल एस्थमा हमारी रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशन है। रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशन है, लंग्स को अफेक्ट करती है एंड लंग्स में भी पर्टिकुलरली किसको अफेक्ट करती है, हमारे एयरवेज को या फिर एयर पैसेजेस को। एयरवेज या फिर एयर पैसेजेस क्या है? एयरवेज के थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं। एयरवेज किस तरह से प्रेजेंट होती है? नोज से हम एयर को इनहेल करते हैं, नोज से एयर एंटर होती है, देन फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, ट्रैकिया इज विंड पाइप, देन ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है किसमें? राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई राइट लंग में जाता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में जाता है। देन प्राइमरी ब्रोंकस, देन सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, सेकेंडरी देन टर्शरी में डिवाइड हो जाते हैं एंड टर्शरी देन और स्मॉलर एयरवेज या फिर नैरो एयरवेज में डिवाइड हो जाता है, जिनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड्स पर क्या कनेक्टेड होती है? एयर सैक्स या फिर एल्वेलाई, राइट। ये एयर सैक्स या एल्वेलाई का क्या काम है? गैस का एक्सचेंज करना। नॉर्मली क्या होता है कि सपोज ये है हमारी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से क्या डिवाइड हुए हैं? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के साथ क्या कनेक्टेड होते हैं? एल्वेलाई। सपोज ये एक मैंने लार्ज एल्वेलाई शो किया है। एल्वेलाई या फिर एयर सैक्स के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड कैपिलरीज। सपोज दीज आर ब्लड कैपिलरीज एंड इन ब्लड कैपिलरीज में क्या फ्लो करता है? ब्लड। जब हम एयर को इनहेल करते हैं, जब एयर एंटर होती है हमारे एयरवेज में, एयर से एल्वेलाई या फिर एयर सैक्स का क्या काम है? गैस एक्सचेंज का। ये क्या करती है? ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर एंटर करवाती है, यानी ब्लड कैपिलरीज में एंटर करवाती है, ऑक्सीजन को ऐड करती है ताकि ब्लड कैपिलरीज हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन दे सकें। जो ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो ब्लड कैपिलरीज से एल्वेलाई में चली जाती है एंड देन एल्वेलाई से हमारे एयर पैसेजेस से आउट हो जाती है, एक्सहेल हो जाती है। एल्वेलाई का क्या काम है? गैस एक्सचेंज का, CO2 को बाहर निकालना एंड ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज में एंटर करवाना। हमारे एयरवेज का यही काम है कि एयर को वो एक्सचेंज करवाते हैं। देन एस्थमा में क्या होता है? एस्थमा एक 3 स्टेप प्रॉब्लम है। 3 स्टेप प्रॉब्लम है। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? एयरवेज इन्फ्लामेशन। एस्थमा बेसिकली हमारे एयरवेज को अफेक्ट करता है एंड एयरवेज में भी हमारे जो नैरो एयरवेज होते हैं, स्मॉलर एयरवेज होते हैं, उनको अफेक्ट करता है। हमारे नैरो एयरवेज कौन सी है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट करता है। इसमें क्या हो जाती है? एयरवेज की इन्फ्लामेशन हो जाती है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है। मैंने यहाँ पर ये डायग्राम शो किया है, इससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ये क्या है? हमारी नॉर्मल ब्रोंकाई है एंड ये क्या है? ब्रोंकाई की वॉल है। दिस इज ब्रोंकियल वॉल। ब्रोंकियल वॉल में सबसे जो इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है? म्यूकस लाइनिंग। ये जो इनर लेयर जिसने ल्यूमन को सराउंड किया होता है, ल्यूमन क्या होता है? किसी पाइप के अंदर का स्पेस। ब्रोंकाई एक पाइप की तरह है एंड इसके अंदर का जो स्पेस है वो ल्यूमन है। जो ल्यूमन को सराउंड किया है दैट इज लाइनिंग, जो इनर लाइनिंग है वो किससे बनी है? म्यूकस से। एंड उसके बाद क्या आती है? मसल लेयर। उसके पीछे होती है मसल लेयर। मसल लेयर कौन सी होती है? इसमें स्मूथ मसल लेयर। नॉर्मल एयरवे यानी नॉर्मल ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में क्या होता है कि ये जो म्यूकस लाइनिंग है और जो मसल लेयर है वो रिलैक्स रहते हैं। इनफ स्पेस इनफ होता है गैस के एक्सचेंज के लिए, एयर को पास होने के लिए इनफ स्पेस होता है नॉर्मल एयरवे में। लेकिन एस्थमा में क्या होता है? एस्थमा में ये जो वॉल है, एयरवेज की वॉल, इनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। वॉल में भी जो सबसे इनर लाइनिंग है दैट इज म्यूकस लाइनिंग, इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन बेसिकली बहुत सारे रीजन से हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है? ये रेड हो जाती है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, स्वॉलन हो जाती है एंड जो एयरवे हैं वो नैरो हो जाते हैं। ये वाइडर एयरवे था, इनफ स्पेस था गैस एक्सचेंज के लिए, एयर के एक्सचेंज के लिए। लेकिन इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो ब्रोंकियल का जो ल्यूमन है, ब्रोंकियल वॉल्स का जो ल्यूमन है दैट इज म्यूकस लाइनिंग, इसकी इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये क्या हो गई? थिक हो गई।
म्यूकस लेयर थिक हो गई, इसमें स्वेलिंग हो गई, ये रेड हो गई एंड इरिटेट, इजिली इरिटेट होती है जब इन्फ्लामेशन हो जाती है लाइनिंग में। तो एयरवे का जो ल्यूमन है, जो स्पेस था गैस के एक्सचेंज करने के लिए, वो नैरो हो गया। सो ये ओपन है, वाइड इनफ है और ये नैरो है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, एयरवे इन्फ्लामेशन। फर्स्ट प्रॉब्लम यही होती है एस्थमा में कि जो एयरवेज है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। सो ये रिलैक्स थी एयरवे, लेकिन ये क्या है, एस्थमेटिक एयरवे है, ये नैरो है। सेकेंड स्टेप क्या है, एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। सो एयरवे इसमें क्या होते हैं, हाइपर रिस्पॉन्सिव, यानी ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं किसी स्टिमुलाई के लिए। स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी ट्रिगर हो सकता है, कोई भी स्टिमुलेंट हो सकता है। स्टिमुलाई क्या होता है, जो किसी को ट्रिगर करता है। इसमें एस्थमा को ट्रिगर जो करेगा वो उसको बोला है स्टिमुलाई। सो स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डस्ट, एयर पोल्यूशन, पॉलन, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, एक्सट्रीम चेंजेस, स्ट्रेस, इमोशंस। सो कुछ भी स्टिमुलेंट हो सकता है। वो एलर्जन भी हो सकता है जो कि एलर्जी कोज करेगा, नॉन एलर्जन स्टिमुलेंट भी हो सकता है। सो ये स्टिमुलेंट क्या करते हैं, एयरवेज को स्टिमुलेट करते हैं और ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं, जिससे एयरवे और ज्यादा नैरो हो जाता है। सो ये ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड एयरवे है, इसकी जो वॉल है वो ऑलरेडी उसमें इन्फ्लामेशन हुई है। जब इस पर कोई भी ट्रिगर एक्ट करेगा, ट्रिगर या फिर स्टिमुलेंट, तो ये क्या है, और ज्यादा रिस्पॉन्स करेगी, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगी उस ट्रिगर के लिए। सो ये जो वॉल जो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है, ये हाइपर रिस्पॉन्स शो करेगी उस ट्रिगर के लिए और ये और ज्यादा नैरो हो जाएगी। सो जब ये और ज्यादा नैरो हो जाएगी तो उसको बोलते हैं एस्थमेटिक अटैक। यानी नॉर्मली तो एस्थमेटिक पेशेंट की जो एयरवेज है वो नैरो ही रहती हैं, लेकिन जब कोई ट्रिगर उस इन्फ्लेम्ड वॉल पर एक्ट करता है, ट्रिगर करता है, तो ये एयरवेज और ज्यादा नैरो हो जाती है, जिसको बोलते हैं एस्थमेटिक अटैक। सो सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम इसमें यह है, एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। थर्ड है मसल्स विद इन एयरवेज कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ब्रोंकोस्पाज्म। नाउ सेकेंड थिंग मैंने क्या बताई थी कि हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। सो जब स्टिमुलाई के लिए हाइपर रिस्पॉन्सिव शो करता है, हाइपर रिस्पॉन्स शो करता है, तो एक तो ये और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सेकेंड थिंग, ये यहाँ पर जो म्यूकस ग्लैंड्स है वो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीट करती हैं। एक्सेसिव म्यूकस इसलिए सिक्रीट करती है ताकि वो एलर्जन को, उस ट्रिगर को ट्रैप कर लें। सो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीट होगा तो एयरवे और ज्यादा नैरो हो जाएंगी, क्योंकि ल्यूमन में अब म्यूकस भी प्रेजेंट है। सो एयरवेज के लिए स्पेस बहुत कम रह गया अंदर। थर्ड मैंने बताया था कि मसल्स जो है, मसल कौन सी है, स्मूथ लेयर। सो स्मूथ लेयर में जो मसल्स हैं वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं एस्थमेटिक अटैक में, वो उसको बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज्म। स्पास का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। सो जो मसल्स हैं, दैट इज स्मूथ मसल, ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन, एंड एयरवेज क्या हो जाते हैं, और ज्यादा स्मॉल हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। सो जब एयरवेज नैरो हो जाएंगे तो एयर के एक्सचेंज के लिए स्पेस बहुत कम रह जाएगा। दैट इज, ये कब होता है, ड्यूरिंग एस्थमेटिक अटैक। सो नॉर्मली क्या होता है, सपोज ये हमारी नॉर्मल ल्यूमन है एंड एस्थमेटिक अटैक, एस्थमा पेशेंट्स में क्या होता है, ये जो एयरवेज हैं ये नैरो हो जाते हैं। सो एयरवेज नैरो क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर एक तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई, दैट इज ब्रोंकोस्पाज्म, इन्फ्लामेशन हो गई है ब्रोंकियल वॉल की, वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो गए हैं किसी ट्रिगर के लिए, किसी एलर्जन के लिए, प्लस यहाँ पर जो म्यूकस है वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। सो म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, सो ये क्या है, नैरो हो गए हैं एयरवेज। अब जो ईजिली एक्सचेंज हो रहा था एयर का, गैस का इजिली एक्सचेंज हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा, गैस का इजिली एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो ये नैरो हो गए हैं एयरवेज, प्लस यहाँ पर क्या है, म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया है। सो म्यूकस होने की वजह से जो गैस है, यानी कि जो एयर है वो यहीं पर ट्रैप रह जाएगी, एल्वेलाई में ही ट्रैप रह जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी, एयरवेज से आगे पास नहीं हो पाएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, एयर जो है वो एल्वेलाई में ही ट्रैप रह जाती है, एयरवेज से आगे पास नहीं हो पाती। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एस्थमा? एस्थमा इज अ क्रॉनिक, सो ये क्रॉनिक है, लॉन्ग टर्म डिसीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव क्यों है, क्योंकि एक तो एयरवेज नैरो हो गए हैं,
उनमें म्यूकस ज़्यादा सिक्रेट हो गया है, तो एयर जो है एल्वेलाई में ही ट्रैप हो रही है, एक्सहेल नहीं कर पा रहे हैं हम एयर को अच्छे से, क्योंकि वो एल्वेलाई में ही फंस गई है। आगे म्यूकस है, एयरवे नैरो है, वो आगे नहीं जा पा रही, तो क्या हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। सो इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है। एंड रिवर्सिबल लंग डिसीज, रिवर्सिबल इसलिए कि अगर एक बार एस्मा अटैक आ गया या एस्मा है, सो एकदम ट्रीटमेंट देकर वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल ट्रीटमेंट दिए तो दोबारा से ब्रोंकोडायलेशन हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते हैं दोबारा से, एंड सिम्टम रिलीफ हो जाता है, इसलिए ये रिवर्सिबल है। ज़रूरी नहीं कि ये ऐसे ही रहेंगे, ट्रीटमेंट देकर ये बिल्कुल अपनी वापस नॉर्मल जो पोजीशन है, नॉर्मल मसल्स है, नॉर्मल ल्यूमन है, उसमें आ जाते हैं। सो दिस इज रिवर्सिबल। देन इन विच देयर इज इन्फ्लामेशन, सो इन्फ्लामेशन हमने देख ली, इन्फ्लामेशन होने की वजह से एंड नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल ल्यूमन, सो ब्रोंकाई का जो ल्यूमन है, जो अंदर का स्पेस है, वो क्या हो गया, नैरो हो गया, एंड अ हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। इन्फ्लामेशन होने की वजह से अगर कोई भी स्टिमुलाई यहाँ पर ट्रिगर करती है, फॉर एग्जांपल हमने डस्ट को अंदर इनहेल कर लिया, पोलन को अंदर इनहेल कर लिया है, तो ये इन्फ्लेम्ड लेयर हाइपर रिस्पॉन्स शो करेगी, ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करेगी उस स्टिमुलाई के लिए। देन है करेक्टराइज बाय, अब जब ये सब होता है तो क्या क्या सिम्टम शो होते हैं, करेक्टराइज बाय वीजिंग। अब क्योंकि एयर यहीं पर ट्रैप हो गई है एल्वेलाई में, आगे पास नहीं हो पा रही ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, नैरोइंग के कारण, ज़्यादा म्यूकस के कारण, तो जब हम ब्रीथ करेंगे तो साउंड कैसी आएगी, विस्लिंग साउंड आएगी, ब्रीदिंग करते टाइम विस्लिंग साउंड आएगी, जिसको कहते हैं वीजिंग। देन डिस्निया, डिस्निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आएगी, गैस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, एयर पास नहीं हो पा रही। कफिंग, कफ होगी, म्यूकस भी आ सकता है उसके साथ, क्योंकि म्यूकस एक्सेसिव प्रोड्यूस हो रहा है, एंड चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस जैसी फीलिंग आएगी। नाउ टाइप्स ऑफ एस्मा, सो टाइप्स ऑफ एस्मा में मेनली 2 टाइप्स आती हैं, फर्स्ट इज एलर्जिक एंड सेकेंड इज नॉन एलर्जिक, सो बाकी अदर्स टाइप्स हैं। सो इंपॉर्टेंट टाइप फर्स्ट है एलर्जिक, एटॉपिक या फिर एक्सट्रिंसिक एस्थमा। सो एलर्जिक नेम से क्लियर है, इसमें एलर्जन इंक्लूड होगा जो कि एलर्जी को कॉज करेगा। सो एलर्जिक एस्थमा या फिर एक्सट्रिंसिक एस्थमा का क्या मतलब है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, सो एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा, कोई भी एलर्जन। सो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, इसमें क्या होते हैं, जो हमारे एयरवेज हैं, दैट इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करते हैं, एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो करते हैं, किसके लिए, किसी भी एलर्जन के लिए। सो एलर्जन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि पेट डेंडर, पेट डेंडर क्या होता है, जो भी एनिमल्स हैं, कोई भी पेट है जैसे कि डॉग्स, कैट्स या फिर कोई और एनिमल्स, उनका जो डेंडर है वो शेड होता रहता है। सो ये डेंडर एयर में घूमता रहता है, एयर से अगर इस डेंडर को हम कोई भी एस्थमेटिक पेशेंट इनहेल करता है, सो जो एयरवेज है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करते हैं उस एलर्जन के लिए, एंड देन अल्टीमेटली क्या होता है, वही सिम्टम शो होते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकियल वॉल की, एक्सेसिव नैरोइंग हो जाएगी, म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होगा, एंड ब्रोंकोस्पाज्म होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। देन पेट डेंडर भी एक एलर्जन हो सकता है। देन हाउस डस्ट, हाउस में जो डस्ट है वो भी एक एलर्जन की तरह वर्क कर सकती है। देन फेदर्स, जो बर्ड से फेदर शेड होते हैं वो भी, मोल्ड क्या होता है, एक टाइप का फंगस होता है, ये भी एयर में रहती है। देन पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर से शेड होते हैं वो भी एयर्स में रहते हैं। फूड, किसी फूड से भी एलर्जी हो सकती है। सो ये एलर्जेंस क्या करते हैं, ये इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, नैरोइंग ऑफ एयरवे कोज करते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म को कोज करते हैं, दैट इज जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज एलर्जिक टाइप ऑफ एस्मा या फिर एटॉपिक या फिर एक्सट्रिंसिक एस्मा, जिसमें एलर्जेंस इन्वॉल्व होते हैं। सो जब एलर्जन इन्वॉल्व होगा, सो एलर्जन क्या करता है, जैसे ही ब्रोंकियल वॉल पर वो ट्रिगर करता है, सो ब्रोंकियल वॉल्स जो है ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है, वो जब ट्रिगर होंगी तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करती हैं। इमीडिएट मतलब सडनली सिम्टम शो होते हैं, IgE एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन E। सो IgE मास्ट सेल्स के साथ बाइंड हो जाती है, मास्ट सेल्स ब्रोंकियल वॉल में ही प्रेजेंट होती हैं, मास्ट सेल्स इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कोज करते हैं। सो एलर्जन या फिर एलर्जिक टाइप ऑफ एस्मा में सडन रिस्पॉन्स शो होता है, एक्सेसिव हाइपर रिस्पॉन्स जो कि इमीडिएटली शो होता है, IgE एंटीबॉडीज मास्ट सेल्स के साथ बाइंड होकर मास्ट सेल्स सडनली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं, इमीडिएटली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं, एंड जो एस्मा के सिम्टम्स है वो इमीडिएटली शो होते हैं। देन सेकेंड है नॉन एलर्जिक टाइप, नॉन एटॉपिक या फिर इंट्रिंसिक एस्मा।
सो नॉन एलर्जिक टाइप में एलर्जन इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ऐसे इरिटेंट इन्वॉल्व होंगे जो कि ब्रोंकियल वॉल को इरिटेट करेंगे। सो इरिटेंट्स इन एयर नॉट रिलेटेड टू एलर्जी। सो इसमें एलर्जन इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इरिटेंट इन्वॉल्व है। इरिटेंट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन। सो एयर पॉल्यूशन, कोल्ड या फिर हीट, एक्सेसिव कोल्ड ज़्यादा ठंड या फिर बहुत ज़्यादा हीट सराउंडिंग या फिर हीट वेदर, हॉट वेदर, सो एक्सेसिव हीट, वेदर चेंजेस, अगर सडनली वेदर जल्दी से जल्दी वेदर चेंजेस हो रहे हैं, वेदर में ज़्यादा चेंज आ रहा है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, सो वो भी एस्मा को ट्रिगर कर सकता है। देन है फ्यूम्स, स्मोक, रूम डिओड्रेंट्स, कोई भी रूम डिओड्रेंट या कोई भी फ्रेग्रेंस भी एज एन इरिटेंट वर्क कर सकती है। आरटीआई दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमनली है कोल्ड। सो कोल्ड भी एस्मा को ट्रिगर कर सकता है, एस्थमेटिक अटैक ट्रिगर कर सकता है। स्ट्रेस और इमोशन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा अपसेट है या बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वो भी एस्मा को ट्रिगर कर सकता है। नसैड्स, कोई भी मेडिसिन भी ट्रिगर कर सकती है एस्थमेटिक अटैक। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नसैड्स जैसे कि इबुप्रोफिन या फिर एस्पिरिन भी एस्मा को कॉज कर सकती है। देन प्रिजर्वेटिव्स, अगर फूड में कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं सो वो भी एस्मा ट्रिगर कर सकती हैं। देन नॉन एलर्जिक या फिर इंट्रिंसिक टाइप ऑफ एस्थमा में फर्दर सब टाइप्स आते हैं, दैट इज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। सो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा नेम से ही क्लियर है, इन पेशेंट्स में क्या होता है, एक्सरसाइज करते टाइम या फिर एक्सरसाइज करने के 10-15 मिनट्स तक एस्थमा का अटैक रहता है। सो एक्सरसाइज या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने पर एस्मा का अटैक हो सकता है। देन इसमें आता है ऑक्यूपेशनल एस्मा। ऑक्यूपेशनल एस्मा का क्या मतलब है कि वर्क प्लेस पर कोई ऐसे ट्रिगर्स है जो कि एस्थमा को ट्रिगर कर रहे हैं, एस्मा अटैक कोज कर रहे हैं। सो ऑक्यूपेशनल एस्थमा में वर्क प्लेस ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्रियल केमिकल्स। सो इंडस्ट्रीज में कोई ऐसे केमिकल्स हैं या फिर अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग के टाइम पर कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एस्मा को ट्रिगर कर रहे हैं। फ्यूम्स हो गई, डाइज हो गई, गैसेस हो गई, डस्ट हो गई वर्क प्लेस पर। सो ये सब वर्क प्लेस ट्रिगर्स हैं जो कि एस्मा को ट्रिगर करते हैं। देन अनदर टाइप आता है मिक्स्ड एस्थमा। सो मिक्स्ड एस्थमा में क्या होगा, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों के सिम्टम्स आएंगे, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होंगी। मे बी नॉन एलर्जिक ट्रिगर से भी एस्मा कोज हो सकता है उस पेशेंट को और एलर्जिक ट्रिगर से भी कोज हो सकता है। सो मिक्स्ड एस्थमा में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। देन आता है कफ वेरिएंट एस्थमा। कफ वेरिएंट एस्थमा में क्या होता है, जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं एस्थमा के, जैसे कि वीजिंग या फिर चेस्ट टाइटनेस, वो सिम्टम शो नहीं होते, सिर्फ एक सिम्टम शो होता है, उसको कहते हैं परसिस्टेंट ड्राई कफ। सो परसिस्टेंट मतलब ड्राई कफ होगी ज़्यादा पेशेंट को, सो उसको बोलते हैं कफ वेरिएंट एस्थमा। सो कफ वेरिएंट एस्थमा या फिर ड्राई कफ अल्टीमेटली जाकर हो सकता है कि वो फुल ब्लोन एस्थमा बन जाए, एस्थमा के सिम्टम शो करे। देन आता है नॉक्टर्नल एस्थमा। नॉक्टर्नल का क्या मतलब होता है, नाइट टाइम। सो इस एस्थमा में क्या होता है कि जो सिम्टम्स है वो नाइट टाइम वर्स हो जाते हैं, नाइट में ज़्यादा सीवियर, ज़्यादा वर्सन सिम्टम शो करते हैं नॉक्टर्नल एस्थमा में। नॉक्टर्नल एस्थमा किसी से भी ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि पेट डेंडर या फिर कोई और एलर्जन, फ्यूम्स, डाइज। सो ये जो एस्थमा है ये नाइट टाइम ज़्यादा सीवियर होता है, हो सकता है कि डे में भी हो जाए, लेकिन यूजुअली ये नाइट टाइम ज़्यादा वर्स होता है नॉक्टर्नल एस्थमा। नाउ व्हाट आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ एस्थमा। सो जो क्लियर कॉज है एस्थमा का वो नहीं पता, इसलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स आती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। सो क्लियर कॉज नहीं पता कि किसी पर्सन को क्यों अस्थमा हो रहा है एंड किसी पर्सन को क्यों नहीं हो रहा, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल, जो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे जीन्स के थ्रू जो एस्थमा के जीन्स है वो चले आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, हमारी फैमिली हिस्ट्री में कोई एलर्जी थी वो आगे पास हो रही है, सो दैट इज जेनेटिक फैक्टर। सो इनका कॉम्बिनेशन में हम कोज बता सकते हैं, एग्जैक्ट कोज नहीं बता सकते। सो एस्थमा रिस्क फैक्टर्स, नाउ कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो किसी पर्सन को एस्थमा के लिए प्रोन बनाते हैं। सो फर्स्ट है एयरबोर्न एलर्जेंस। सो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि एलर्जिक एस्थमा में क्या होता है, एलर्जेंस जो है वो एस्थमा को ट्रिगर करते हैं। एलर्जेंस कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट माइट्स हो गए, पोलन ग्रेन्स हो गए या एनिमल डेंडर हो गया। सो ये एलर्जन एस्थमा को कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में सच एज कोल्ड, सो मोस्ट कॉमनली कोल्ड एस्थमा को ट्रिगर कर सकता है।
देन है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी है एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते टाइम एस्थमा इंड्यूस हो जाता है। देन है कोल्ड एयर, एक्सेसिव कोल्ड एयर है तो उससे भी एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। देन है एयर पोल्यूटेंट एंड इरिटेंट्स। सो एयर पोल्यूटेंट या इरिटेंट क्या है, नॉन एलर्जिक एस्थमा। सो कोई भी एयर में पोल्यूशन है, डस्ट है या कोई ऐसा इरिटेंट जैसे कि फ्यूम्स हो गए, डाइज हो गई या फिर कोई डिओड्रेंट्स, फ्रेग्रेंसेस हो गई, सो ये सब क्या कर सकते हैं, एस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। देन है सर्टेन मेडिकेशन। सर्टेन मेडिकेशंस जैसे कि एस्पिरिन हो गया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए जैसे कि इबुप्रोफेन, सो या फिर बीटा ब्लॉकर्स हो गए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली जो मेडिसिन होती हैं लो करने वाली, सो ये मेडिकेशंस क्या है, अस्थमा को कोज कर सकती हैं। देन है स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अगर पर्सन जो है एस्थमेटिक है और वो उसके कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जैसे कि वो ज़्यादा अपसेट है या ज़्यादा एक्साइटेड है या ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो वो अस्थमेटिक अटैक को कोज कर सकता है। देन है प्रिजर्वेटिव्स। अगर फूड में प्रिजर्वेटिव्स हैं तो वो भी एज अ ट्रिगर वर्क कर सकते हैं एस्थमेटिक अटैक के लिए। देन GERD। अगर किसी पर्सन को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है तो उससे भी अस्थमा या फिर अस्थमेटिक अटैक ट्रिगर हो सकता है। अगर GERD को हम रिजॉल्व कर लें मेडिसिन देकर तो अस्थमा में रिलीफ मिलता है। देन है मेंस्ट्रुअल साइकिल। वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अस्थमेटिक ट्रिगर हो सकती है। देन फूड एलर्जी। फूड, किसी पर्सन को फूड से एलर्जी होती है सच एज जो ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड्स होते हैं स्पेसिफिकली उनसे एलर्जी होती है जैसे कि पीनट्स हो गई, शेलफिश हो गई। देन लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट भी प्रोन बनाता है अस्थमा के लिए। देन एक्सट्रीम चेंजेस इन वेदर। एक्सट्रीम चेंजेस, ज़्यादा हॉट है, ज़्यादा कोल्ड है या फिर सडनली वेदर चेंजेस हो रहे हैं तो उससे भी अस्थमेटिक अटैक हो सकते हैं। हे फीवर। हे फीवर क्या है, राइनाइटिस है अगर पर्सन को, या फिर कोई और एलर्जी है जैसे कि एक्जिमा है या फिर स्किन एलर्जी है, एक्जिमा स्किन एलर्जी, सो उससे भी, इन एलर्जी से भी एस्थमा के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं होने के। देन फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में अगर किसी भी पर्सन को कोई भी एलर्जी है चाहे वो एस्थमा भी ना हो तो ये एलर्जी क्या है, आगे फैमिली हिस्ट्री में आगे जनरेशन टू जनरेशन पास हो सकती है जिससे एस्थमा कोज हो सकता है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा। सो एस्थमा के कारण क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज पैथोफिजियोलॉजी। सो कैसे ये प्रोसेस होता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले है कोई भी ट्रिगर या फिर कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर की कोई भी कॉज हो सकता है जिसके कारण एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। ट्रिगर्स क्या है, इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड हो सकता है। एलर्जेंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए कौन से हैं। इरिटेंट्स, एयर में कोई इरिटेंट हो सकता है या फिर एक्सरसाइज, कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई भी कॉज हो सकता है जिसके कारण एस्थमा ट्रिगर होगा। जब ये एलर्जन या फिर ट्रिगर्स एंटर होंगे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हमारी ब्रोंकियल वॉल्स में एंटर होंगे तो क्या होगा, IgE एंटीबॉडीज स्टिमुलेट होंगी। IgE इज इम्यूनोग्लोबुलिन से ही सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती हैं ये एंटीबॉडीज। IgE क्या करेंगी, मास्ट सेल के साथ बाइंड हो जाएंगी। मास्ट सेल्स WBC का टाइप है जो ऑलरेडी वहाँ टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। मास्ट सेल्स भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है। सबसे पहले जब भी कोई इन्फेक्शन या फिर ट्रिगर एंटर होता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं ये। IgE मास्ट सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, IgE मास्ट सेल्स के ऊपर बाइंड हो जाएगा एंड ये रिस्पॉन्स मेडिएट करेगा। उससे क्या होगा, मास्ट सेल्स क्या है, इंफ्लामेटरी सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को मेडिएट करेंगे। कैसे करेंगे, मास्ट सेल्स रिलीज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स क्या होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन। ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जब रिलीज होंगे तो इन्फ्लामेशन मेडिएट होगी, इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगी फ्रॉम मास्ट सेल्स, एसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, ये सब WBCs के टाइप्स है जो वहाँ प्रेजेंट होंगे। इनकी वजह से इन्फ्लामेशन वहाँ स्टार्ट होगी। इसमें 2 केसेस होते हैं, दैट इज अर्ली फेज रिस्पॉन्स एंड लेट फेज रिस्पॉन्स। अर्ली फेज में क्या होगा, जो इमीडिएट सिम्टम शो होंगे दैट इज अर्ली फेज, जो कि विद इन 30 to 60 मिनट्स में शो होते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म में क्या है, जो स्मूथ मसल्स ब्रोंकियोल वॉल में प्रेजेंट है वो ब्रोंकाई की वॉल में स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो वहाँ के जो ल्यूमन है उसको नैरो कर देंगे। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उसको कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म या फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। देन है म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस ग्लैंड्स वहाँ पर हाइपर एक्टिव हो जाएंगी, ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करेंगी ताकि जो भी ट्रिगर या एलर्जन है वो उसमें ट्रैप हो जाए। देन है वस्कुलर लीकेज, वहाँ की जो वेसल्स हैं वो ज़्यादा लीकी हो जाएंगी वहाँ पर ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा WBCs वहाँ पर प्रेजेंट हो सके, वस्कुलर लीकेज हो जाएगी। देन म्यूकोजल एडिमा, जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, स्वेलिंग, रेडनेस वहाँ पर हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, म्यूकोजल एडिमा। ये इमीडिएट सिम्टम्स है जो वहाँ शो होंगे। देन लेट फेज रिस्पॉन्स,
कब शो होता है? 5 to 6 आवर्स के अंदर। इसमें क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन विद एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। सो सबसे पहले 5 to 6 आवर्स के अंदर एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं, यानी वहाँ पर ब्लड वेसल से निकलकर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देन इन्फ्लामेशन होगी। सो इन्फ्लामेशन अब वहाँ पर रहेगी। एस्थमेटिक पेशेंट की हमेशा जो ब्रोंकियल वॉल है वो इन्फ्लेम्ड रहती है। देन ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकियल वॉल है या ब्रोंकाई की वॉल है वो हाइपर एक्टिव रहेगी। हाइपर एक्टिव किसके लिए रहेगी? अगर आगे से कोई भी एंटीजन आता है तो सबसे जल्दी रिस्पॉन्स शो करेगी, सडन या फिर इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करेगी, तो ब्रोंकियल वॉल हाइपर एक्टिव रहेगी। सो ये था 5 to 6 आवर्स के अंदर। देन 1 to 2 डेज के बाद क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन विद मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स लेट रिस्पॉन्डर है, वहाँ पर हमेशा 1 to 2 डेज के बाद मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहेगी, जो कि इम्यूनिटी अडेप्टेशन के लिए होते हैं, ताकि आगे से कोई भी ट्रिगर आता है तो ये वहाँ पर एक रिस्पॉन्स, हाइपर रिस्पॉन्स शो कर देंगे। अब ये अर्ली फेज और लेट फेज दोनों क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे एयरवे की, क्योंकि एयरवेज क्या हो गए हैं? नैरो हो गए हैं, बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट हो गया है। एयर ट्रैपिंग, एयर जो है पास नहीं हो पाएगी, अंदर नहीं आ पाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी इजिली। सो एयर की वहीं पर ट्रैपिंग हो जाएगी एल्वेओलाई के अंदर। देन वीजिंग, विस्लिंग साउंड होएगी, डिस्पनिया, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, देन कफिंग और चेस्ट टाइटनेस, ये सिम्टम शो होंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।